हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MAN1 सोशल एंथ्रोपोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन किनशिप विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के किनशिप सिस्टम्स के बेसिक प्रिंसिपल्स समझाने हैं। हमें बताना है कि दोनों रीजन्स में फैमिली, मैरिज रूल्स, लिनिएज और रिलेशनशिप्स कैसे अलग है। साथ ही कुछ सूटेबल एग्जाम्पल्स भी देने हैं ताकि डिफरेंस क्लियर हो। आंसर। इंट्रोडक्शन, किनशिप का मतलब होता है रिश्तों का जाल, जैसे परिवार, रिश्तेदार और उनके बीच के सामाजिक संबंध। इंडिया में किनशिप सिस्टम रीजन के हिसाब से बदल जाता है। नॉर्थ और साउथ इंडिया के किनशिप पैटर्न सबसे फेमस हैं, जिनके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे इरावती कर्वे और लुइस डुमोंट ने डिटेल में लिखा है। दोनों सिस्टम्स में फैमिली और डिसेंट इंपॉर्टेंट है, पर उनके रूल्स और वैल्यूज अलग है। इस आंसर में हम दोनों सिस्टम्स के प्रिंसिपल्स और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी 1, नॉर्थ इंडियन किनशिप सिस्टम। नॉर्थ इंडियन किनशिप मेनली उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेट्स में मिलता है। ये सिस्टम पैट्रिलिनियल, पेट्रियार्कल और एक्सोगमस होता है। ए, लिनिएज और डिसेंट, यहाँ वंश पिता के लाइन से चलता है। बच्चा अपने पिता के गोत्र में आता है। एग्जाम्पल, अगर किसी का गोत्र शर्मा है तो वो शर्मा गोत्र के किसी से शादी नहीं कर सकता। बी, मैरिज रूल्स, यहाँ गोत्र और सपिंडा एक्सोगमी फॉलो होती है, मतलब अपने गोत्र, गांव या नजदीकी रिश्तेदार से शादी अलाउड नहीं होती। एग्जाम्पल, हरियाणा और पंजाब में एक ही गोत्र या गांव के लोगों की शादी माना है। सी, रेजिडेंस और अथॉरिटी, शादी के बाद लड़की हस्बैंड के घर आती है, इसे पैट्रिलोकल रेजिडेंस कहते हैं। परिवार का हेड जनरली सबसे बड़ा आदमी होता है। एग्जाम्पल, जॉइंट फैमिली सिस्टम जहां एक बड़ा आदमी सब डिसीजंस लेता है। डी, टर्मिनोलॉजी और वैल्यूज, यहाँ किनशिप टर्म्स रिस्पेक्ट और हायरार्की दिखाते हैं। एग्जाम्पल, बड़े भाई को भैया बोला जाता है और छोटे को भाई। 2, साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम। साउथ इंडियन किनशिप तमिलनाडु, केरला, आंध्र और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में मिलता है। यहाँ पैट्रिलिनियल और कुछ जगह मैट्रिलिनियल दोनों सिस्टम्स मिलते हैं। ए, लिनिएज और डिसेंट, कुछ कम्युनिटीज पैट्रिलिनियल होती है, पर जैसे केरला के नायर लोग मैट्रिलिनियल है जहाँ वंश माँ के लाइन से चलता है। एग्जाम्पल, नायर कम्युनिटी में मामा, माँ का भाई, परिवार के डिसीजंस लेता है। बी, मैरिज रूल्स, साउथ इंडिया में क्रॉस कजन मैरिज और कभी कभी अंकल नीस मैरिज भी कॉमन है, जो नॉर्थ इंडिया में माना है। एग्जाम्पल, लड़का अपनी माँ के भाई की बेटी से शादी कर सकता है। सी, रेजिडेंस और अथॉरिटी, यहाँ रेजिडेंस पैट्रिलोकल या मैट्रिलोकल दोनों हो सकता है। अथॉरिटी कभी कभी मैटरनल अंकल के पास होती है। एग्जाम्पल, नायर परिवारों में मामा प्रॉपर्टी हैंडल करता है। डी, टर्मिनोलॉजी और वैल्यूज, यहाँ रिश्तों में क्लोजनेस और अलायंस ज्यादा होती है। एग्जाम्पल, मामा और अठाए जैसे वर्ड्स मैरिज के लिए भी एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप्स दिखाते हैं। 3, एंथ्रोपोलॉजिकल व्यूज, इरावती कर्वे ने बताया कि नॉर्थ इंडिया में किनशिप में अवॉइडेंस और डिस्टेंस होती है, जबकि साउथ इंडिया में क्लोजनेस और अलायंस पे फोकस है। लुई डुमोंट ने तमिल किनशिप स्टडी करके क्रॉस कजन मैरिजेस और सोशल अलायंस पर जोर दिया। कंक्लूजन, तो हम देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ इंडिया के किनशिप सिस्टम्स अपने अपने रीजनल और कल्चरल बैकग्राउंड्स के हिसाब से अलग है। नॉर्थ इंडिया में एक्सोगमी और पेट्रियार्की डोमिनेट करती है, जबकि साउथ इंडिया में एंडोगमी और अलायंस बेस्ड रिलेशंस ज्यादा मिलते हैं। दोनों सिस्टम्स मिलकर इंडियन सोसाइटी के डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, व्हाट इज रिलीजन? डिस्कस द सिंबॉलिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ रिलीजन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें पहले बताना है कि रिलीजन क्या होता है और इसका मानव जीवन में क्या रोल है। उसके बाद हमें सिंबॉलिक अप्रोच को समझाना है, जिसमें रिलीजन को एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स के रूप में देखा जाता है।
इस अप्रोच को क्लिफर्ड गिट्स और विक्टर टर्नर जैसे थिंकर्स ने समझाया। हमें ये भी लिखना है कि कैसे रिलीजियस सिंबल्स लोगों के लिए मीनिंग क्रिएट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिलीजन इंसान के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण और यूनिवर्सल हिस्सा है। ये एक ऐसी बिलीफ और प्रैक्टिस सिस्टम है जो मानव और सुपरनैचुरल वर्ल्ड को जोड़ती है। एंथ्रोपोलॉजी में रिलीजन को सिर्फ एक फेथ के रूप में नहीं बल्कि एक सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जाता है जो लोगों के जीवन को अर्थ देता है। सिंबॉलिक अप्रोच कहता है कि रिलीजन असल में सिंबल्स का सिस्टम है जो समाज के मूल मूल्य और मीनिंग्स को प्रदर्शित करता है। क्लिफर्ड गिट्स और विक्टर टर्नर इस अप्रोच के प्रमुख विचारक थे। मेन बॉडी। 1. रिलीजन का अर्थ और स्वरूप। रिलीजन में सुपरनैचुरल बीइंग्स, रिचुअल्स, मॉरल रूल्स और सोशल कस्टम्स शामिल होते हैं। ये मानव को असामान्य घटनाओं के लिए एक्सप्लेनेशन देता है, डर कम करता है और सामाजिक एकता बनाए रखता है। E.B. टायलर ने रिलीजन को बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग्स कहा, जबकि एमील डर्कहाइम ने इसे बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स के रूप में डिफाइन किया। इस तरह रिलीजन सिर्फ व्यक्ति का विश्वास नहीं है बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था है जो लोगों को मोरल और इमोशनल तौर पर जोड़ती है। 2. सिंबॉलिक अप्रोच का उद्भव। 20वीं सेंचुरी के मध्य तक एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने रिलीजन को एक कल्चरल मीनिंग सिस्टम के रूप में देखना शुरू किया। सिंबॉलिक अप्रोच पुरानी फंक्शनलिस्ट और साइकोलॉजिकल थियरी का अल्टरनेटिव थी। क्लिफर्ड गिट्स और विक्टर टर्नर ने इस अप्रोच को विकसित किया। यह अप्रोच कहती है कि अगर हमें किसी कल्चर को समझना है तो हमें उसके सिंबल्स, रिचुअल्स और मिथ्स को इंटरप्रेट करना होगा। 3. क्लिफर्ड गिट्स का नजरिया। गिट्स ने रिलीजन को अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स बताया जो लोगों के अंदर गहरी भावनाओं और प्रवृत्तियों को जन्म देता है। रिलीजियस सिंबल्स जैसे क्रॉस, क्रिश्चियनिटी या ओम, हिंदुइज्म, लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण मीनिंग्स को दिखाते हैं। उनके हिसाब से रिलीजन इंसान के अंदर और बाहर के वर्ल्ड को एक ऑर्डर देता है। उन्होंने रिलीजन के स्टडी को एक इंटरप्रेटिव एक्ट माना, मतलब लोग अपने सिंबल्स के जरिए जीवन का अर्थ समझते हैं। उदाहरण, गिट्स ने बाली के कॉकफाइट को सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक सोशल सिंबल के रूप में देखा जो पावर और सोशल स्टेटस को दिखाता है। 4. विक्टर टर्नर का दृष्टिकोण। टर्नर ने रिचुअल्स और सिंबल्स को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के रूप में समझाया। उन्होंने लिमिनैलिटी, ट्रांजिशन फेज और कम्युनिटस, समानता और एकता की भावना जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए। टर्नर कहते हैं कि रिचुअल्स सामाजिक टेंशन्स को एक्सप्रेस करते हैं और रिजॉल्व भी करते हैं। रिलीजियस रिचुअल्स के माध्यम से सोसाइटी अपने मूल मूल्यों और व्यवस्था को नया करती है। उदाहरण, टर्नर के नदेम्बू ट्राइब के स्टडी में उन्होंने बताया कि कैसे रिचुअल सिंबल्स व्यक्ति और समाज दोनों के लिए मीनिंग रखते हैं। 5. सिंबॉलिक अप्रोच का महत्व। इस अप्रोच ने एंथ्रोपोलॉजी का फोकस स्ट्रक्चर से मीनिंग की तरफ बदला। अब रिलीजन को एक मीनिंग मेकिंग सिस्टम के रूप में समझा जाने लगा। इसने ये समझाया कि कैसे रिचुअल्स और मिथ्स समाज के मोरल और कल्चरल वैल्यूज को मजबूत करते हैं। सिंबॉलिक अप्रोच ने मानव भावना और सामाजिक अर्थ को एक साथ जोड़ा। कंक्लूजन। अंत में कहा जा सकता है कि रिलीजन एक कल्चरल सिस्टम है जो मानव जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। सिंबॉलिक अप्रोच ने बताया कि रिलीजन सिर्फ देवताओं पर विश्वास नहीं बल्कि एक इंटरप्रेटिव प्रोसेस है जिसमें सिंबल्स के माध्यम से लोग अपने जीवन का अर्थ समझते हैं। गिट्स और टर्नर के काम ने एंथ्रोपोलॉजी को अधिक संवेदनशील और अर्थपूर्ण बना दिया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Write a note on shifting cultivation highlighting its merits and demerits. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में लिखना है, मतलब ये क्या होती है, कैसे होती है और कहाँ की जाती है। साथ ही हमें इसके फायदे, मेरिट्स और नुकसान, डिमेरिट्स, दोनों बताने हैं एग्जाम्पल्स के साथ। मतलब हमें इसका सामाजिक और पर्यावरणिक दोनों पहलू कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या इंडिया में झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी खेती प्रणालियों में से एक है। इसमें जंगल के एक हिस्सा को काट कर और जलाकर खेती की जाती है। 2-3 साल तक उसी जमीन पर फसल उगाई जाती है, फिर जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो किसान दूसरी जगह चले जाते हैं। ये प्रणाली ट्राइबल्स और पहाड़ी इलाकों के लोगों के जीवन का एक जरूरी हिस्सा रही है। हालांकि आज के समय में ये एनवायरनमेंट के लिए कुछ चुनौतियां भी पैदा करती है। मेन बॉडी। 1.
शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अर्थ और प्रक्रिया। इसमें कुछ समय के लिए एक प्लॉट पर खेती की जाती है और जब मिट्टी कमजोर हो जाती है तो यूज छोड़ दिया जाता है। फसलों के पहले जंगल के पौधों को काट कर जला दिया जाता है, जिससे जो राख बची है वो फर्टिलाइजर का काम करती है। इसमें आमतौर पर मक्का, चावल, बाजरा या यम जैसे फसल उगाए जाते हैं। जब जमीन कम उपजाऊ हो जाती है तब लोग नए एरिया में चले जाते हैं और पुरानी जगह अपने आप रिजेनरेट हो जाती है। एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे जूमिंग कहते हैं, जैसे मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में। इंडोनेशिया में इसे लद्दाख और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। 2. जहां जहां ये खेती होती है, ये अधिकतर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में पाई जाती है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरियाज में ये आम है। ज्यादातर पहाड़ी और जंगल इलाकों में ये होती है जहां प्लेन खेती मुश्किल है। 3. मेरिट्स, फायदे ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सॉइल फर्टिलिटी वापस आती है। फैलो पीरियड के दौरान मिट्टी अपनी न्यूट्रिएंट्स को नेचुरली रिकवर करती है। कम खर्चा, इसमें फर्टिलाइजर या मशीन्स की जरूरत नहीं होती। सामाजिक महत्व, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए ये उनकी परंपरा और जीवन शैली का हिस्सा है। एनवायरनमेंट के लिए ठीक, अगर सही तरह से हो, लंबी फैलो पीरियड से फॉरेस्ट कवर बना रहता है। अडेप्टेबिलिटी, ये ज्यादा बारिश और कम पॉपुलेशन वाले इलाकों में सही रहती है। एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट के मिजो और खासी लोग मिलकर जूम साइकिल डिसाइड करते हैं, जिससे पर्यावरण का बैलेंस बना रहता है। 4. डिमेरिट्स, नुकसान ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जंगल कटना, हर साल नए एरिया को क्लियर करने से डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है। मिट्टी कटाव, इरोजन, पेड़ कटने से जमीन खुली रहती है और बारिश उससे बहा ले जाती है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होना, शॉर्ट फैलो पीरियड से सॉइल रिकवर नहीं कर पाती। कम प्रोडक्टिविटी, इसमें फसलों का उत्पादन कम होता है। पर्यावरणिक प्रभाव, जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़कर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। सस्टेनेबिलिटी का अभाव, आज के जमाने में बढ़ती जनसंख्या के साथ ये मॉडल चल नहीं पा रहा है। केस एग्जाम्पल, मिजोरम में पहले जूम साइकिल 15 to 20 साल का होता था, लेकिन अब ये सिर्फ 4 to 5 साल का रह गया है, जिससे जमीन थक जाती है और उपजाऊ कम होती जाती है। कंक्लूजन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक पुरानी और प्राकृतिक खेती प्रणाली है जिससे आदिवासी लोगों ने प्रकृति के साथ जीना सीखा। लेकिन बढ़ती आबादी और एनवायरनमेंट के दाब के चलते अब इसमें बदलाव की जरूरत है। टेरेस फार्मिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री और सस्टेनेबल फार्मिंग जैसे विकल्प इसके बेहतर ऑप्शन बन सकते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 9. Discuss the aims and scope of social anthropology. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी का मैं उद्देश्य क्या है, एम्स, और इसका अध्ययन क्षेत्र कितना विस्तृत है, स्कोप। मतलब, हमें ये समझाना है कि ये सब्जेक्ट क्या स्टडी करता है, जैसे समाज, संस्कृति, रिश्तों, धर्म और सामाजिक बदलाव के विभिन्न पहलुओं को कैसे समझता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो इंसान के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करती है। इसका मैं फोकस ये समझना है कि लोग अपनी सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर और संस्कृति के माध्यम से कैसे जीते हैं। यूरोप में इसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी और अमेरिका में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मालिनोव्स्की, रैडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचर्ड जैसे विचारकों ने इस फील्ड में बहुत योगदान दिया। इस आंसर में हम इसके एम्स और स्कोप दोनों पर डिटेल में बात करेंगे। मेन बॉडी। 1. एम्स ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी के कुछ मुख्य एम्स हैं। सामाजिक संरचना को समझना। इसका एक एम यह है कि सोसाइटी कैसे बनी है, जैसे परिवार, विवाह, रिश्तेदारी, अर्थव्यवस्था और धर्म जैसे संस्थाओं को समझा जाए। विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन। अलग अलग समाजों का कंपैरिजन करके उनमें क्या समानता और अंतर है, ये समझाना इसका मकसद है। मानव व्यवहार और संस्कृति का विश्लेषण। ये समझता है कि लोगों के विश्वास, मूल्य और रीति रिवाज उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन। समाज में बदलाव कैसे आता है, जैसे मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या कल्चरल कॉन्टैक्ट के कारण, ये भी इसका एम है। सिद्धांतिक ज्ञान का विकास। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का उद्देश्य यूनिवर्सल थियरीज बनाना भी है जिससे सामाजिक पैटर्न्स को समझा जा सके। 2.
स्कोप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इसका स्कोप बहुत बड़ा है और सामाजिक जीवन के लगभग हर पहलू को कवर करता है। किनशिप और परिवार। यह स्टडी करता है कि रिश्तों और पारिवारिक व्यवस्थाओं का समाज में क्या महत्व है। उदाहरण, इरावती कर्वे ने भारत के किनशिप सिस्टम पर स्टडी की थी। आर्थिक व्यवस्था। लोग अपना जीवन कैसे चलते हैं, उत्पादन, वितरण और उपभोग के माध्यम से यह स्टडी करता है। उदाहरण, कार्ल पोलानी ने रेसिप्रोसिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट दिए। राजनीतिक व्यवस्था। ये देखता है कि पावर और अथॉरिटी का समाज में क्या रोल है। उदाहरण, एवंस प्रिचर्ड ने न्यूअर ट्राइब में सेगमेंटरी लिनिएज सिस्टम एक्सप्लेन किया। धर्म और विश्वास। धार्मिक प्रथाओं, प्रतीकों और रिचुअल्स का समाज में क्या रोल है, यह स्टडी करता है। उदाहरण, क्लिफर्ड गेट्स ने सिंबॉलिक अप्रोच दिया। सामाजिक संस्थाएं, एजुकेशन, कानून और गवर्नेंस जैसे संस्थाओं को भी समझाता है कि ये सामाजिक समानता कैसे बनाए रखते हैं। एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। आज के समय में इसका स्कोप प्रैक्टिकल इश्यूज तक पहुंच गया है, जैसे हेल्थ, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के समाधान। 3. अन्य विषयों से संबंध। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से गहरा संबंध है। सोशियोलॉजी के साथ ये सोसाइटी स्टडी करता है, लेकिन छोटी और ट्रेडिशनल सोसाइटीज पर ज्यादा फोकस करता है। साइकोलॉजी के साथ ये समझता है कि संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। हिस्ट्री के साथ ये सामाजिक बदलाव के इतिहास को ट्रेस करता है। 4. आधुनिक प्रवृत्ति और स्कोप का विस्तार। आजकल सोशल एंथ्रोपोलॉजी के नए क्षेत्र बने हैं, जैसे अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी और डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी। ये दिखाता है कि ये सब्जेक्ट अब सिर्फ ट्राइबल या रूरल समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मॉडर्न इश्यूज जैसे माइग्रेशन, आइडेंटिटी और ग्लोबलाइजेशन तक पहुंच गया है। कंक्लूजन। अंत में कह सकते हैं कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एम है इंसान और उसके समाज को समग्र रूप से समझना, जबकि इसका स्कोप सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को कवर करता है। ये रिश्तों, अर्थव्यवस्था, धर्म और राजनीति से लेकर सामाजिक बदलाव तक सब कुछ समझता है। जैसे जैसे समाज बदलता है, वैसे वैसे इसका स्कोप भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ये आज भी एक रेलेवेंट और डायनामिक सब्जेक्ट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write short notes on any two of the following. A. Genealogy. B. Colouring. C. Ways of acquiring a mate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 3 टॉपिक्स, जीनियालॉजी, कूलरिंग और वेज ऑफ एक्वायरिंग अ मेट, में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर कॉन्सेप्ट का मतलब, इंपॉर्टेंस और एंथ्रोपोलॉजी में उसका रोल एग्जाम्पल के साथ समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एंथ्रोपोलॉजी इंसानी समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करती है। जीनियालॉजी, कूलरिंग और वेज ऑफ एक्वायरिंग अ मेट जैसे कॉन्सेप्ट्स हमें ये समझाते हैं कि लोग अपने सामाजिक संबंधों को कैसे बनाए रखते हैं। ये सब टॉपिक्स किनशिप, एक्सचेंज और मैरिज सिस्टम के बीच का संबंध दिखाते हैं। ए. जीनियालॉजी। 1. मीनिंग एंड पर्पस। जीनियालॉजी का मतलब होता है पारिवारिक वंश या लिनिएज का रिकॉर्ड रखना। इससे पता चलता है कि लोग रिश्ते में कैसे जुड़े हुए हैं, खून या शादी के जरिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जीनियालॉजी का यूज किनशिप सिस्टम, इनहेरिटेंस और क्लैन ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए करते हैं। 2. इंपॉर्टेंस इन एंथ्रोपोलॉजी। इस मेथड को W.H.R. रिवर्स ने पॉपुलर बनाया था जब उन्होंने टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स पर स्टडी की थी। इससे पैट्रिलिनियल या मैट्रिलिनियल डिसेंट समझने में मदद मिलती है। शादी के संबंध और प्रॉपर्टी राइट्स का भी पता लगता है। जीनियालॉजी से सामाजिक स्टेटस और लीडरशिप स्ट्रक्चर का एनालिसिस होता है। 3. एग्जाम्पल। जैसे भारत के ट्राइबल समाज में जीनियालॉजी के जरिए शादी के नियम और क्लैन मेंबरशिप डिसाइड किए जाते हैं। अफ्रीका के कुछ देशों में ये रॉयल लिनिएज ट्रैक करने के लिए भी उस होता है। बी. कूलरिंग। 1. कॉन्सेप्ट एंड बैकग्राउंड। कूलरिंग एक एक्सचेंज सिस्टम है जो ट्रोब्रियन आइलैंडर्स में होता है। इससे सबसे पहले मालिनोव्स्की ने स्टडी किया था। 2 चीजें एक्सचेंज होती है, सोलावा, नेकलेस, जो क्लॉकवाइज जाता है, और मवाली, आर्मबैंड, जो एंटी क्लॉकवाइज। 2. फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। यह एक्सचेंज प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि दोस्ती, इज्जत और सोशल बॉन्ड के लिए होता है। इससे लोगों के बीच ट्रस्ट और पीस बनता है। पार्टिसिपेंट को समाज में रिस्पेक्ट मिलता है। यह सिस्टम रेसिप्रोसिटी और सोशल वैल्यूज को मेंटेन करता है। 3.
एंथ्रोपोलॉजिकल रेलेवेंस मालिनोव्स्की ने कुला रिंग के जरिए फंक्शनलिज्म को समझाया, हर कल्चरल एक्टिविटी का एक सोशल पर्पस होता है। इस एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि आर्थिक और सामाजिक एक्टिविटीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। सी वेज ऑफ एक्वायरिंग अ मेट। 1. कॉन्सेप्ट ओवरव्यू। हर समाज में शादी करने के तरीके अलग होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इन मेथड्स का स्टडी करते हैं ताकि उन्हें कल्चरल नॉर्म्स और फैमिली सिस्टम समझ आए। 2. मेजर फॉर्म्स। अरेंज्ड मैरिज, जिसमें परिवार डिसाइड करता है पार्टनर। मैरिज बाय कैप्चर, कुछ ट्राइबल समाजों में अभी भी सिंबॉलिकली होती है। मैरिज बाय सर्विस, दूल्हा लड़की के परिवार के लिए काम करता है। मैरिज बाय परचेस, जिसमें ब्राइड प्राइस या डाउरी दिया जाता है। लव मैरिज, दोनों की मर्जी से होने वाली शादी। 3. सोशल सिग्निफिकेंस। इन सब मेथड से समाज के वैल्यूज, जेंडर रोल और फैमिली टाइज के बारे में पता चलता है। शादी के तरीके अलायंसेस और डिसेंट सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। कंक्लूजन। जीनियालॉजी, कुला रिंग और वेज ऑफ एक्वायरिंग अ मेट तीनों हाई ह्यूमन रिलेशनशिप और कल्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जीनियालॉजी से फैमिली स्ट्रक्चर समझ आता है, कुला रिंग से एक्सचेंज और दोस्ती का महत्व, और मैरिज सिस्टम से कल्चरल डाइवर्सिटी। ये सब एंथ्रोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंसानी समाज को समझने में मदद करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।